तो आज की हमारी क्लास है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट मतलब कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके अंदर जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग वो है सी। ठीक है, अब सी इज ए फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को हम फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, और ये एक काफ़ी पुरानी 1970s की बेल लेबोरेटरीज में इसको किया गया था, और इसके डेवलपर का नाम भी अच्छा है जिसने इसको इजाद किया था। तो उसको भी हम मालूम करने के लिए यहाँ पे गूगल को कहते हैं कि भाई हमें ये बता दो कि इसको किसने इजाद किया था। तो बड़ा अच्छा नाम है, सी डेवलपर नेम लिखेंगे, सी डेवलपर नेम, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा अभी हमारे सामने, और उसका नाम था डेनिस रिची। He created C at Bell Laboratories in early 90s, primarily for use with the Unix operating system. और शुरू में ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या उसके साथ इस्तेमाल होती थी। ठीक है, समझ में आ गई। ये सी का इंट्रोडक्शन है, और ये एक फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब फंक्शन बेस्ड से क्या मतलब होता है कि हर काम को करने के लिए, टू परफॉर्म एनी एक्शन यू हैव टू लर्न सी फंक्शन। किसी भी काम को सी में करने के लिए आपको उसका फंक्शन सीखना पड़ेगा। सी फंक्शन मींस सी कमांड्स, मतलब सी की जो कमांड्स होंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उसको फंक्शंस कहते हैं, और उन्हीं फंक्शन से कोई ना कोई हम काम ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो यहां पर आपको इस तरीके से इस पर फोकस करना है। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसके फंक्शन के बारे में समझना पड़ता है और उसके कोड को समझना पड़ता है। यहां पर कोड से क्या मीनिंग होती है? अ लाइन ऑफ कोड इज कॉल्ड स्टेटमेंट। एक लाइन का कोड जो है एक स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, अब सी जो है बेसिकली, अभी मैं ज्यादा इसकी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बस समझाऊंगा। सी एक जो है वो लैंग्वेज तो है, लेकिन किस तरह की लैंग्वेज है? जैसे मैंने बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या? जिनका वॉल्यूम हाई हो, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी जबान है, ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, लेकिन इन सब में इंग्लिश का वॉल्यूम सबसे हाई है दुनिया में। फिर दूसरी आती है लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? लो लैंग्वेज वो होती है जो इंसान नहीं बोलते, उनको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का मतलब है जो कंप्यूटर समझता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। यानी कि 0 एंड 1, इसके अंदर 2 डिजिट है। जो भी वर्ड्स, लेटर्स, डिजिट्स बनेंगे, कंप्यूटर 0 और 1 की मदद से बनाता है, और इसी को समझता भी है। यानी कि अगर हम ये समझे कि कंप्यूटर जब इंसान ने बनाया तो उसकी फॉर्मेशन क्या थी, तख्लीक क्या थी, तो उसकी तख्लीक के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो है बाइनरी। और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर 2 ही डिजिट हैं, 2 ही अल्फाबेट्स हैं, जिससे पूरी लैंग्वेज की कमांड बनती है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इसीलिए कंप्यूटर्स इतनी जल्दी हैक नहीं हो सकते। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ, कि जो हाई लैंग्वेज है और जो ये लो लेवल लैंग्वेज है, इसके दरमियान में कौन सी लैंग्वेज आती है? अब मसला ये था कि साइंटिस्ट ने जब ये लैंग्वेज में कंप्यूटर को बनाया तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर भी इसी लैंग्वेज में क्रिएट किए जाने थे। मतलब अगर 1940s की बात करें तो 40s के अंदर जितने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बन रहे थे वो बाइनरी लैंग्वेज में ही बना रहे जा रहे थे। मतलब पहले लोग बाइनरी लैंग्वेज सीखते थे और उसके बाद वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने के काबिल होते थे। लेकिन मसला ये तो इंतहाई मुश्किल अमल था, बाइनरी लैंग्वेज तो हर कोई नहीं सीख सकता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई। ऐसा ही था, सी से कोई पहले लैंग्वेजेस नहीं बनी थी, इससे पहले भी बहुत सारी लैंग्वेज बनी थी। बी लैंग्वेज भी थी, बेसिक भी थी, फोर्ट्रान भी थी, कुबोल भी थी।
वो भी इस तरह की लैंग्वेजेस थी, लेकिन वो इतने मार्केट में सरवाइव नहीं कर सके। सी लैंग्वेज को एक जो इंपॉर्टेंस हासिल है वो ये है, सी इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज। सी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाया गया, यानी कि दुनिया में जितने भी लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे यूनिवर्सिटीज में, हर जगह पे पहले उनको प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए सी पढ़ाई जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया। इस वजह से सी लैंग्वेज को ज्यादा अहमियत हासिल हुई। बी लैंग्वेज, कोबोल, फोर्ट्रान बेसिक, GW बेसिक, ये स्क्रीन से हट गई। समझ में आ रही है बात? एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो ये बाइनरी लैंग्वेज सीखना सबके बस की बात नहीं थी, तो फिर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की इजादात भी बहुत लिमिटेड होती थी और महंगे थे सॉफ्टवेयर। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से एक और लैंग्वेज बनाई, जिसको कहा गया मीडियम लेवल लैंग्वेज, और उनको नाम दिया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, और उसके नतीजे में हमें सी लैंग्वेज मिली। अब सी लैंग्वेज में क्या किया इन्होंने, क्या किया, इंग्लिश के वर्ड्स को बाइनरी वर्ड्स के साथ कोड कर दिया। मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझे। जैसे कि ये एक कोड है, फर्ज करना है आपने, ये कोड है किस चीज का? अगर ये कोड लिखेंगे तो कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट इज कोड टू शट डाउन द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है, और बाइनरी लैंग्वेज में इतना कोड लिखना पड़ेगा तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, और इसी तरतीब में लिखना है। तो आप में से कितने लोग ये कोड याद करेंगे? कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, हो जाएगा, याद कर। कर लिया याद? तो तू क्या लग रहा है सारा कॉपी पेस्ट में चलेगा सारा काम? अब वो तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो कॉपी पेस्ट क्या है? तो कॉपी पेस्ट थोड़ी होता था। जो कोड बनेगा वो तो उसी हिसाब से बनेगा ना, जो डिजिट होगा। ठीक है ना? तो ये याद करना इतना ही मुश्किल था। इसके लिए लाजमी बात है आपको कोई किताब या कोई पैटर्न चाहिए होगा जिसमें देख देख के लिख सके। अब आप बोलेंगे सर ये कोड कैसे जनरेट हुआ? देखो ये कोड ऐसे जनरेट हुआ, ये और एक लंबी बहस में चले जाएंगे। फिलहाल अभी आप इसको समझें कि ये कोड है जिससे कंप्यूटर क्या होगा, शटडाउन हो जाएगा। सही है? और ये हमें याद नहीं हो सकता, है ना? गोली का फार्मूला तो हमें याद नहीं हो सकता, तो गोली बना के गोली का नाम लिख दिया, फार्मूले की टेबलेट बनाई और उसका नाम रख दिया पॉनस्टान, ये तो याद हो जाता है। तो इस पूरे कोड को रैप कर दिया एक कमांड के अंदर जिसका नाम रख दिया शट डी। क्या रख दिया? ये पूरा कोड इसके अंदर रैप अप कर दिया, पूरा कोड इसके अंदर। अब कंप्यूटर को शट डी लिखते हैं तो वो शट डाउन कर देता है। कंप्यूटर को शट डी लिखते हैं तो वो क्या कर देता है, यानी कि एक आसान अल्फाज में ये कि हम ये याद नहीं कर सकते थे, हमने इसको याद कर लिया और इसके अंदर ये मौजूद है, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद कर ले। ये लिख रहे हैं और कंप्यूटर काम कर रहा है। अब ये बताइए कौन सी जबान का वर्ड है? दिखा डिक्शनरी में शट डी कोई वर्ड है तो? ना ये इंग्लिश का वर्ड है, ना ये उर्दू का है, ना सिंधी का है, ना उसका है। अब यही काम हुआ यहां पे कि भाई मुख्तलिफ का एक्शंस को
ऐसी कमांड्स जो कि इंग्लिश की तरह दिखती हैं पर इंग्लिश के वर्ड नहीं है, उनके अंदर रैप अप करके एक लैंग्वेज बना दी जिसका क्या नाम रख दिया, और उनके एक्शंस रख दिए, ताकि प्रोग्रामर इस गहराई को समझने के बजाय कि बाइनरी लैंग्वेज कैसे चलती है, कैसे बनता है, वो जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें और सतही लेवल के प्रोग्रामर बन जाएं और वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दें या बनाने में हेल्प करना शुरू कर दें। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ रही है बात समझ में मुजम्मिल? सही है। तो सी लैंग्वेज को इसलिए मिड लेवल लैंग्वेज कह दिया गया क्योंकि भाई इसके पास सारा बाइनरी का कोड भी है और इसके पास वो बाइनरी कोड कन्वर्ट हुआ हुआ है फंक्शन के अंदर, और उन फंक्शंस को हम कह रहे हैं कमांड्स, और उन कमांड्स के नाम कुछ इसी तरह के, जैसे कोई इंग्लिश के वर्ड, लेकिन वो इंग्लिश के वर्ड है नहीं। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गई? अब कंप्यूटर में सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कैसे की जा सकती है, सवाल होता है ये पैदा, है ना? अब चलते हैं थोड़ा आगे समझते हैं कि भाई हाउ टू राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम में कैसे लिख सकता हूं, कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूं प्रोग्रामिंग की, हाउ, है ना? देखो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, कंपाइलर चाहिए और एक अदर टेक्स्ट एडिटर चाहिए। अब कंपाइलर समझ लें क्या होता है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर is a software based is a software हाँ चलो सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रांसलेटर। क्या है ये? सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रांसलेटर है, लेकिन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है, ये बना हुआ है। इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है और मशीन लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी। ये हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है? बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब यहां पे हाई लेवल लैंग्वेज को हम ले लेंगे कि ये क्या कर रहा है, इट कन्वर्ट्स सी प्रोग्रामिंग कोड इनटू मशीन या बाइनरी लैंग्वेज टू मेक अंडरस्टैंडिंग फॉर माइक्रो प्रोसेसर। बात समझ में आई? हम सीखेंगे सी लैंग्वेज और सीखेंगे किस तरह से कोड किया जाता है, और हम सीख कर कोड लिखेंगे सी का। ये कंपाइलर उस कोड को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, और माइक्रो प्रोसेसर को समझाएगा। माइक्रो प्रोसेसर को समझ में आ गया तो वो हमारे बताए हुए काम पर अमल कर देगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यूं जा रहे हैं सरा साहिल की सरहद पे से जा रहे हैं, अफगानिस्तान पे से जा रहे हैं, ईरान पे से जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं? वो शौक है ना, बढ़ो, ये तो शुरू हुआ है। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे? भाई देखो, हम बाइनरी लैंग्वेज नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के लिए हमें चाहिए कंपाइलर। कंपाइलर में क्या है, सी का सारा कोड पड़ा हुआ है और बाइनरी का सारा कोड पड़ा हुआ है। लेकिन वो कोड कैसे है कि हम सी का कोड लिख के जो कमांड लिखेंगे, कंपाइलर का काम ये कि उस कमांड को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, मशीन को समझाएगा, मशीन समझ के उस काम को परफॉर्म करेगी, हम स्क्रीन पे देखेंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही है? आ रही है? आ रही है तो ठीक है। तो हमें अपने कंप्यूटर में ये दो चीजें चाहिए, कंपाइलर और, ठीक है, या तो अलग अलग कर लो,
या एक साथ कर लो। अगर एक साथ करोगे तो तुम्हें इंस्टॉल करना होगा आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती है। आईडीई इंक्लूड कंपाइलर प्लस टेक्स्ट एडिटर, दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो कोड करने में हमें क्या हो जाती है, जिसमें कोड लिखेंगे। अब मेरे पास देखो सी का कंपाइलर इंस्टॉल पहले तो था लेकिन शायद डिलीट कर दिया, अभी इंस्टॉल करते हैं दोबारा से। ये मैं सी का कंपाइलर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहा हूं। नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। या आप लोगों को भी सेंड कर दूंगा, इंस्टॉल कर लेना अपने पास। अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद ऐसे नजर आएगा, इसको चलाएंगे, ये देखें ऐसे खुल जाएगा। अब इसके अंदर पहले से कुछ फाइल्स खुली हुई है, अब इसको आपने कीबोर्ड के जरिए एक्सेस करना है। कैसे? देखिए ऊपर सारे मेन्यू बने हुए हैं, फाइल, एडिट वगैरह के। बाहर आ गया उसमें से, वापस चले जाते हैं उसके अंदर। अभी छोटी स्क्रीन पे आ रहा है, तो अल्टर इंटर के साथ इसको बड़ी स्क्रीन पे करेंगे आप, ठीक है। अब इससे ये जो फाइल्स कुछ खुली हुई आई हैं, इनको बंद कैसे करेंगे? इनको बंद करने के लिए अल्टर का बटन दबाएंगे, विंडोज के मेन्यू में जाएंगे और यहां पे लेंगे क्लोज ऑल। अल्टर के साथ एफ का बटन दबाएंगे, एंटर करेंगे न्यू फाइल। फिर कुछ फाइल्स आ रही हैं, अल्टर के साथ डब्ल्यू का बटन दबाएंगे, क्लोज ऑल। किसी वजह से बंद हो रहा है बार बार, वापस मैं इस पे जा रहा हूं, देख लें इसमें। अल्टर इंटर और ये क्लोज ऑल। अल्टर के साथ फाइल का बटन दबाएंगे, न्यू फाइल लेंगे यहाँ से। अल्टर के साथ डब्ल्यू का बटन दबाएंगे, क्लोज करेंगे यहाँ से फाइल को। अल्टर के साथ एफ का बटन दबाएंगे, अप एंड डाउन एरो, न्यू लेंगे यहाँ से। इस फाइल को सेव करने के लिए अल्टर के साथ एफ का बटन दबाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के लिए यहां पर राइट एरो दबाएंगे और ये नो नेम को मिटाएंगे और ये बिन में जाके अपनी फाइल को सेव करना है। जैसे क्लास 01 के नाम से सेव कर दें। ये कह रहा है इलीगल फाइल नेम। हाँ,
हैंग हो गया। ओके, यहाँ पे नो नेम जहां लिखा हुआ है वहां पर आप इसका नाम लिखेंगे। करेक्ट। HIGH01 के नाम से मैं इसका फाइल का नाम रख रहा हूँ। ये सेव हो गई फाइल। ओके, दोबारा इसको खोलेंगे कंपाइलर को। तो देखिए विंडोज के साथ क्लोज ऑल, फाइल में जाके न्यू, विंडोज में जाके क्लोज ऑल, फाइल में जाके न्यू, नो नेम जीरो CPP आ गई। सेव करेंगे फाइल में जाके, इसका नाम मैं रख रहा हूँ HIGH02। ये फाइल सेव हो गई। इस फाइल को क्लोज कैसे करेंगे? विंडोज में जाके क्लोज ऑल। फाइल को ओपन कैसे करेंगे? फाइल ओपन। अब यहाँ पर आएंगे नीचे, टैब दबाएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ चेक करेंगे HIG0102.cpp, इसकी फाइल की टाइप होती है CPP। जिसको ओपन करना है उस पर क्लिक करेंगे ओपन, उस पर कुछ भी टाइप करना है टाइप किया, सेव करेंगे, सेव, क्लोज करेंगे, क्लोज, फाइल में जाएंगे, ओपन, टैब दबाएंगे HIGH0102 ओपन। ठीक है। मेन्यूज में जाने के लिए जो रेड बटन दिए गए हैं अल्टर के साथ, वो बटन दबाएंगे और फिर उस कमांड को परफॉर्म करेंगे। फिलहाल इसको इतना परफॉर्म कर लें, इंस्टॉल कर लें, फिर कल इसको आगे देखेंगे। और ये पढ़कर आना, ये भेज रहा हूं मैं जो भी बताया।